हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपन कंप्यूटर फंडामेंटल बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट। ये उसका पार्ट 4 है। इसके अंदर अपन मिन टर्म, मैक्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है अपना मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। इसके अंदर आता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको मैं आज आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने वाला हूँ, एकदम आसान तरीके से, जिससे आप क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर अपन बात करें तो उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसके अंदर क्या पूछेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूछेंगे। तो आपको इसकी थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा सॉल्व, पर इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्या क्या याद रखना है, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना, वो सारी चीजें की मैं आज बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बूलियन फंक्शन, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। तो ये क्या चीज है? तो आप देखो, कोई भी बूलियन अलजेब्रा लिखते हो तो उसके अंदर क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब चीजें। एक तो होती है मल्टीप्लाई की फॉर्म, मतलब जिसमें ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर कोई सा भी अपन वेरिएबल लिए वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर कैसी फॉर्म होती है, या फिर वो ऐड हो रहे हो, ऐसी कोई फॉर्म बनती है। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, या तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हो कोई टर्म्स, ए इंटू बी इंटू सी, है ना, या फिर ऐड हो रहे हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, या फिर दोनों हो रहे हो ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी। तो उसके अंदर ऐसी फॉर्म्स होती है, या तो मल्टीप्लाई में या फिर ऐड में, बूलियन अलजेब्रा के अंदर। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वे नहीं है कि इसके अलावा कुछ होगी, ऐसे डिवाइड वगैरह ये सब नहीं आता इसके अंदर, है ना। तो ये आ सकता है। तो इसके अंदर अपन दो तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर से जो टर्म्स निकालते हैं ना, उसको दो तरीके से बोलते हैं अपन, है ना। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको अपन बोलते हैं एंड ऑपरेटर यूज हुआ है इसके अंदर। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई को अपन जानते हैं एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, और एंड को यहाँ पे अपन डिनोट करते हैं मिन टर्म से। ठीक है। और कोई टर्म अगर ऐड हो रही हो, जैसे ये ऐड हो रही है ए प्लस बी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? और को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इन टर्म्स को बोलते हैं मैक्स टर्म। मतलब ए प्लस बी क्या है? एक मैक्स टर्म की तरह बिहेव कर रही है। सी इंटू डी क्या कर रही है? एक मिन टर्म की तरह बिहेव कर रही है। तो अपन ये निकालने के लिए इसमें कितनी टर्म्स है, मैक्स टर्म है और कितनी मिन टर्म है, इसके लिए अपन एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स के द्वारा अपन पता लगा पाएंगे इसके अंदर कितनी मिन टर्म्स है, कितनी मैक्स टर्म्स है। तो आप पहले मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स जान लो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये देखो, ये मैं आपके लिए एक चार्ट बना के लाया हूं, जिसमें मैंने दोनों को कंपेयर किया है, एक साइड मिन टर्म, एक साइड मैक्स टर्म। तो इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही पूरी चीज है जो कि इनको डिफरेंशिएट कर रही है। ये अगर आपको सारी चीजें याद है ना, तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से समझना, और थ्योरेटिकल पार्ट ही आएगा आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन तो इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रूव करने के पूछते पूछते कितने वो मिन टर्म है, मैक्स टर्म है। तो अपन ये देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो देखो, मिन टर्म, मैक्स टर्म। ठीक है। मिन टर्म में पहला पॉइंट दे रखा है, इसमें ईच टर्म जितनी भी होती है ना, जितनी भी बाइनरी वेरिएबल है अपना, उसकी हर टर्म वो मल्टीप्लाई के अंदर होती है। जैसे कि ए इंटू बी, जैसे कि ए बार इंटू बी, जैसे कुछ भी ले लो, बी बार इंटू सी बार, मल्टीप्लाई के अंदर होती है, मल्टीप्लाई के अंदर होती है। इस बात को याद रखना। मैक्स टर्म में क्या होता है? मैक्स टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड की फॉर्म में रहते हैं। ये देखो, ऐड हो रही है ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी, तो हर टर्म ऐड होती है। तो याद रखना, मिन टर्म के अंदर हर टर्म मल्टीप्लाई होती है, मैक्स टर्म के अंदर हर टर्म ऐड होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें तो मिन टर्म को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। चूंकि इसमें प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, चूंकि इसमें ऐड हो रहा है तो इसको स्टैंडर्ड सम कहते हैं। ठीक है। नाम पूछ सकते हैं अलग से कि भाई मिन टर्म है तो इसका कोई दूसरा नाम क्या क्या है, ऑप्शन में दे दिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड सम, और कोई दो ऑप्शन और दे दिए, तो आप टिक कर सकते हो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। मिन टर्म को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, मैक्स टर्म को स्टैंडर्ड सम कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर बड़ी इक्वेशन में, जैसे कि मैंने बोला था, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, पर मिक्स होने से का ये मतलब नहीं है कि वो
पर्टिकुलर मिन टर्म ही आएगी या पर्टिकुलर मतलब दोनों बढ़ जाएंगे अलग अलग। इसका मतलब यह है कि एक टर्म किसी की क्लासिफाई हो सकती है, मतलब दोनों अगर मिक्स है तो अपने को पता कैसे चले कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है। तो ये उसके लिए देखो कैसे पता चलेगा, अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर वो सब प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स, वो जितना भी बाइनरी, जो जितना भी वो इक्वेशन है वो मिन टर्म के अंदर आएगी। जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, पर ये मिला के ओवरऑल प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल ऐड हो उससे मतलब नहीं, हमें तो प्रोडक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है उससे मतलब है। तो प्रोडक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मिन टर्म का पार्ट है, ठीक है, ये मिन टर्म का पार्ट है। तो इसके अंदर एंड आर ऑर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब अपन जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, आर आर ऑर्ड, ऑर्ड का मतलब ऐड, यानी दो अलग अलग टर्म्स एंड हो रही है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, फिर उनका और किया जा रहा है, और का मतलब ऐड, तो एंड आर ऑर्ड हेयर, ठीक है। और मैक्स टर्म की बात करें तो ऑड आर एंड हेयर, ऑड का मतलब और, मतलब दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एडिशन हो रहा है, फिर वो पर्टिकुलर दोनों एडिशन के पार्ट वो मल्टीप्लाई के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन बेसिकली इस पार्ट को देखते हैं कि a प्लस बी, ए बी या सी डी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में अगर प्लस है तो ये मैक्स टर्म में आएगा, ठीक है। मिन टर्म मतलब मल्टीप्लाई, मैक्स टर्म मतलब प्लस, बस उसी को खींचते इतनी आगे तक लेके आए हैं, ठीक है। अब अगली बात जो कि थोड़ी डिफरेंट पार्ट आई है, थोड़ी अलग आई है, और ये बात ध्यान रखना, मिन टर्म के अंदर एक्स वाई जेड, मिन टर्म के अंदर एक्स वाई जेड आपको कहीं भी दिखे ना तो उसका मतलब वन समझना। मिन टर्म में एक्स बार वाई बार जेड बार कहीं दिखे तो उसको जीरो समझना, ठीक है। मैक्स टर्म में उसका उल्टा, जब भी आपको एक्स वाई जेड दिखे ना उसका मतलब आप जीरो समझना, जब भी आपको एक्स बार वाई बार और जेड बार दिखे ना उसका मतलब वन समझना, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, मिन टर्म में एक्स वाई जेड को वन, मैक्स टर्म में एक्स वाई जेड को जीरो, ठीक है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपके पता लग गई कैसे मिन टर्म निकालते हैं, उसके बाद आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि आप बता दिए मिन टर्म्स मेरे पास पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और पांचवी टर्म है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब आप स्मॉल एम और नीचे की साइड छोटा सा वी बना देना, वी का मतलब वैल्यू, कि 4 आई है मेरे पास मिन टर्म, 5 आई है मिन टर्म इस इक्वेशन में, 6 आई है मिन टर्म, तो स्मॉल वी और 6 5 जो भी आपकी वो आई है वैल्यू वो लिख देना। और इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करता है कि मैक्स टर्म मुझे पता लग गई तो कैपिटल एम और फिर हमें वी बना देना, वैल्यू मतलब कितनी मैक्स टर्म आई है, एक आई है, जीरो आई है, 5 आई है, 6 आई है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आता है ये आता है यूज किसके अंदर, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें उसके लिए। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। वही मैक्स टर्म को मैथमेटिकली ऐसे पाई की तरह शेप बनी हुई होती है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूं, अब गाइस इस टेबल को अपन एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि क्या दे रखी है टेबल। तो ये देखो ये समझा रखा है, मिन टर्म का मतलब मैंने क्या समझाया, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। और एक्स वाई जेड का मतलब होता है जीरो, एक्स वाई जेड का मतलब होता है वन, और एक्स बार वाई बार जेड का मतलब होता है जीरो, ठीक है। मैक्स टर्म में उसका उल्टा। तो ये देखो दे रखा है एक्स की वैल्यू अगर जीरो, वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो, तो इसको मिन टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार, क्योंकि एक्स बार का मतलब जीरो, वाई बार इंटू वाई बार, इंटू क्यों, तो मैंने बता रखा है मिन टर्म में एंड प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई वाले, इंटू वाई बार इंटू जेड बार, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम और नीचे वी, वैल्यू कौन सी है, जीरो, ठीक है। जैसे कोई दूसरा टर्म देखते हैं 0 0 1, तो जीरो को अपन जानते हैं एक्स बार, इसको करेंगे वाई बार, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू वन होती है, एक्स बार वाई बार जेड बार की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स बार वाई बार और जेड, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम, नीचे वैल्यू, वैल्यू यानी कितने मिनटम मिले, एक मिनटम है, पहले पहले नंबर का मिनटम है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर, ये अपन नंबर कैसे देख रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसको अपन बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं टू, तो नीचे वही वैल्यू आती है। अब देखो जैसे रिप्रेजेंट करना है मुझे 1 1 0 मिनटम में, तो मैं कैसे करूंगा, x, क्योंकि x को वन बोलते हैं, y को वन बोलते हैं, z को वन बोलते हैं, तो x वन, y को भी वन और जीरो को z बार, तो इसको लिखेंगे x y z बार, और बीच में कौन सा साइन,
बीच में आएगा एंड का साइन, एंड का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, तो x इंटू वाई इंटू जेड बार, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m, वैल्यू इसकी क्या है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ऐसे ही अपन सब मिन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आगे चले तो यहाँ पे मैक्स टर्म को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे रखा है x प्लस वाई प्लस, ये अपने को दे रखा है 0 0 0। अब अपन जानते हैं 0 को मैक्स टर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं x y z से, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे x y z, बीच में कौन सा साइन, बीच में मैंने बताया था मैक्स टर्म के अंदर पॉजिटिव साइन आता है, यानी और का साइन आता है, प्लस का साइन आता है, तो अपन लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल M, और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो m0। ठीक है, जैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है 1 1 1, तो 1 1 1 अपन जानते हैं 1 1 1, तीनों को लिखते हैं x बार प्लस y बार प्लस z बार, प्लस इसलिए क्योंकि मैक्स टर्म है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल M, और इसकी डेसिमल में वैल्यू 7, तो m7 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे। गाइस देखो, जब अपन बहुत सारी मिन टर्म्स को ऐड करते हैं ना, तो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन है। सम ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अपने पास वेरिएबल्स पड़े हैं, उन सबको कंबाइन करके सम कर दिया गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारी मिन टर्म्स की इक्वेशंस को, बहुत सारी मैक्स टर्म्स की इक्वेशन होती है, उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, पहले मैं मिन टर्म की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मिन टर्म से। तो मिन टर्म के अंदर अपन सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं बहुत सारे मिन टर्म को। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर F1 की तरफ देखेंगे अपन, तो मिन टर्म में अपन जानते हैं x y z तीनों को 1 होता है। 1 मतलब इसमें प्रायोरिटी देते हैं 1 को। तो यहाँ पे 1 जहां जहां पे भी है ना, उन इक्वेशंस को अपन मानेंगे कि ये मिन टर्म है। ठीक है, इक्वेशंस, क्योंकि x y z तीनों की वैल्यू 1 होती है, तो जहां जहां पे 1 है उनको अपन मानेंगे और इनकी वैल्यू लिख लेंगे। क्या अपन जानते हैं x अगर 0 है तो उसको लिखेंगे x बार, y 0 है तो उसको लिखेंगे y बार, z 1 है तो उसको z की z ही लिखेंगे। तो x बार y बार z, पहली इक्वेशन लिखेंगे x बार y बार z। ठीक है, फिर उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के सम। ठीक है, फिर दूसरा 1 जहां पे है उसकी इक्वेशन लिखेंगे x इंटू वाई बार 0 है इसलिए z बार x y बार z बार x y बार z बार, फिर इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर 1 कहां पे है, 1 1 1, तो x y z। तो अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे, इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब सम हो रहा है बहुत सारी प्रोडक्ट्स वाली इक्वेशन का। ये 3 अपने पास मिन टर्म है यहाँ पे। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके पास आगे आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखो, अब अपने पास एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 6.4। इसके अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है, वो बोल रहा है एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन f इज इक्वल्स टू a प्लस b बार इनटू c इन सम ऑफ मिन टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म। यानी अपने को सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो कि अपन जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तब हर इसके अंदर, हर ये एक वो दे रखा है ना चंक इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट्स का, तो इसके अंदर सारे वेरिएबल्स आने चाहिए जितने दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे a b c, पूरे इक्वेशन में a b c 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी a b c तीनों वेरिएबल आने चाहिए, यहाँ पे भी a b c तीनों वेरिएबल आने चाहिए। पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी a b c तीनों वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे a कम पड़ रहा है, यहाँ पे b और c कम पड़ रहा है ना। और फिर पहले तो लाओ उनको, फिर उसके बाद में सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लाओ, करो उसको कन्वर्ट। ठीक है, तो अपन दोनों चीजें करते हैं। तो अपन पहला काम अपना क्या है, पहला काम है यहाँ पे b और c को लाना, यहाँ पे a को लाना। तो अपन कैसे लाएंगे, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं b बार c की, b बार c की। इसके अंदर a कैसे लाए, तो देखो मैं इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं, किसका किसका हो सकता है मल्टीप्लाई, आप खुद सोचो। 0 कर सकता हूं या मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे 0 करते ही तो पूरा 0 हो जाएगा। 1 कर सकता हूँ, 1 को लिखते नहीं है अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 1 5। अब उसके आगे 1 भी आ रहा है तो अपन केयर नहीं करते, उसको लिखते नहीं है, तो इंटू 1 लिख सकता हूँ इसके आगे। ठीक है, अब b बार c, अब मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं 1 को लिख सकता हूँ, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा एक ही फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ 1 को, मैं लिख सकता हूँ a प्लस a बार। अब क्यों लिख सकता हूं ये मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं, पर फिर भी एक बार बता देता हूं। देखो इसके अंदर अपन बूलियन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर या तो 0 ले सकता है या फिर 1 ले सकता है। अगर मान लो मैं a की वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है,
तो ए बार क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 0 कितना होता है 1। ठीक है, अगर मैं ए 0 की जगह 1 ले लिया तो ए बार क्या होगा, ए बार यानी इसका उल्टा 0, तब भी 1 प्लस 0 1। मतलब कैसे ही कर लो इसको, कोई सी वैल्यू रख लो, 1 रख लो या 0 रख लो, आपके पास 1 ही आएगा मल्टीप्लाई में। तो उसी को तो मैं आगे बढ़ा के लिखाऊं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे कर दूंगा, फिर इससे कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी बार सी, ठीक है, प्लस ए बार बी बार सी। समझ गए, पहले इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ए बार को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे पास इसके अंदर दोनों तीनों इक्वेशन आ गई, इसमें भी तीनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं और ए को कंप्लीट करता हूं। तो मैं ए के पास देखा ना बी है ना सी है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ए इंटू 1, पहले बी ला रहा हूं मैं, फिर सी ले आऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे बी प्लस बी बार लिख दिया। अब वही बात आ गई, ए प्लस ए बार 1 होता है तो बी प्लस बी बार भी 1 होगा। ठीक है, ए बी प्लस बी बार लिख दिया। ठीक है, फिर मैं इसको आगे सॉल्व किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। ठीक है, अब मुझे पता लगा इन दोनों इक्वेशंस के पास सी तो है ही नहीं, तो मैं अलग से सी और मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों के साथ। इंटू 1 होता है तो इंटू सी प्लस सी बार, इंटू यहाँ पे भी सी प्लस सी बार। ठीक है, अब वापस मैं इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे करूंगा, ऐसे इसमें करूंगा, तो a इंटू बी और इंटू सी प्लस a इंटू बी इंटू सी बार, ऐसे ही मैं इसके अंदर करूंगा, इसको इससे फिर इसको इससे, a इंटू बी बार इंटू सी प्लस a इंटू बी बार इंटू सी बार। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो मेरा ए भी कंप्लीट हो गया और बी बार सी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेरा मेन वैल्यू क्या है, अब मुझे लिखना है इनकी वैल्यू 0 है या 1 है या 2 है। तो मैंने आपको बताया था मिनटर्म के अंदर ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी हो उसको अपन बोलते हैं 1, और ए बार बी बार सी बार अगर हो तो उसको बोलते हैं 0। ठीक है, तो इसी हिसाब से सबकी वैल्यू लिख दो, अगर ए है तो 1, बी बार है तो 0, सी है तो 1, ए बार है तो 0, बी बार है तो 0, सी है तो 1। ठीक है, ए है तो 1, बी है तो 1, सी है तो 1, ए है तो 1, बी है तो 1, सी बार है तो 0, 1 0 1 1 0 0। ठीक है, अब मैं सबकी वैल्यूज लिख दूंगा। इसको कितना बोलते हैं डेसिमल के अंदर, तो इसको बोलते हैं 1, यहां से गिने तो 1 2 4 मतलब 5 हो गया। इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1। ठीक है, इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे 7, इसको कितना बोलेंगे 6, इसको कितना बोलेंगे 4 और एक 5, और इसको कितना बोलेंगे 4। अब अपना मेन काम यह है कि कोई रिपीट थोड़ी हो रही है वैल्यू, तो अपन देखें 7 कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, 6 कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, 5 कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं हो रहा है, ये हो रहा। तो अपन इसको काट देंगे कि डबल बार नहीं लेना, अपने को एक बार लेना है। अब क्या क्या रिपीट हो रहा है, अब जो रिपीट हो रहा है ना उनको कैसे लिखना है, उनको आपको लिखना है कि यहाँ पे कितने रिपीट हो रहे हैं। एफ इज इक्वल्स टू, आपका ये जो फंक्शन है इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है एम के आगे कौन कौन से हैं 1, M1 आ रहा है, फिर उसके बाद में M4 आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, फिर हमें M5 आ रहा है, फिर M6 आ रहा है, और फिर M7 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको कैसे लिखना है, इसको लिखना है मैथमेटिकल टर्म में। मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखोगे, कितने यहाँ पे एफ लिखो, एफ लिखने के बाद कितने लिटरल्स हैं, यहाँ पे लिटरल्स है नहीं इक्वेशंस है, तो एक वेरिएबल्स हैं, तो ए है कॉमा बी है कॉमा सी है। ठीक है, फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था कि आपको इसका यूज करना है सिग्मा का। ठीक है, सिग्मा का मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब ऐड कर रहे हो आप सबको, सिग्मा लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा में जो जो आए हैं ना 1 4 5 6 7 उनको कॉमा लगा के लिख देना है 1 4 5 6 7। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 4 5 6 7 मिन टर्म्स है सारी की सारी। ठीक है, तो अपन ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आप क्वेश्चन तो ये कर लिए बहुत है,
ठीक है, आपको ध्यान जो रखना है वो इस बात पे रखना है कि मैं जो चार्ट बनाया हूँ कंपटीशन एग्जाम में यह आना बहुत जरूरी है कि आपको हर इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन पे इतना फोकस मत करो, ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स का पेपर आएगा, तो उसके अंदर आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तो आप ये चीजें अच्छे से ध्यान रख लेना, इसको मैं बस रटो मत, इसको मैं समझा के बता दिया आपको कैसे होगी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स के अंदर। देखो प्रोडक्ट ऑफ सम्स में मैं आपको बता दिया, बहुत सारी जब मैक्स टर्म मिल जाती है ना तो उसे कहते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ सम्स। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स मतलब बहुत सारी मल्टीप्लाई और रियल वैल्यू उनको ऐड कर रहे हैं अपन। अब देखो कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब बहुत सारी ऐड हो रही है, फिर उसके बाद में इन सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये देखो मल्टीप्लाई किया हुआ, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन ये निकालेंगे क्वेश्चन से कि कितने निकल रहे हैं ऐसे। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इसके बारे में एक हल्का सा ग्लांस छोड़ दे दूं मैं, कैसा था ये। तो देखो मैक्स टर्म के अंदर ईच टर्म एडिशन से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और अगर उनके बीच में प्रोडक्ट लगा दे तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड सम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऑड आर एंड, और मतलब ऐड हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, जैसे a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 होती है इसमें, एक्स बार वाई बार जेड बार की वैल्यू 1 होती है। रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एम और वैल्यू से भी, अभी मैं बता दी कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन के आखिरी में। और इसमें पाई का सिंबल यूज होता है मैथमेटिकल के रूप में, जैसे इसमें सिग्मा का और हरा। ठीक है, तो अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं क्या है ये। तो गाइस देखो एग्जांपल 6.5 दे रखा है, f इज इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस एक्स बार इंटू जेड इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स है अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम में रिप्रेजेंट करना है। तो अपना पहला काम क्या होता है कि अपन चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई में सारे टर्म्स है इसके अंदर। इसके अंदर देखे तो एक्स वाई है पर जेड नहीं है, इसके अंदर देखे तो एक्स बार जेड है पर वाई नहीं है। ठीक है, पर इसके अंदर एक स्टेप और पीछे दी हुई है, मतलब इसके अंदर आप सोचो कि x इंटू वाई दिया हुआ है तो मैं इंटू जेड प्लस जेड बार कर लूंगा। पर भाई आप ये देखो ये क्या दे रखी है, पहले तो क्या दे रखा था, वो अपने को फॉर्म ही सम ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की फॉर्म दी हुई थी अपने को, इसके अंदर सम की फॉर्म नहीं दी हुई। ये अगले एक्चुअल में अपन देखें तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म दे रखी है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म दे रखी है। तो अपन मल्टीप्लाई करके और सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म के बनाए, अपने को इसको पहले कन्वर्ट करना है और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब ऐड हो रहे हो ये, फिर वो बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वैसी फॉर्म में बनाए। फिर उसके बाद में अपन सारे वेरिएबल्स का देखेंगे, पहले तो वो उस फॉर्म के अंदर है ही नहीं, पहले तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जिसके अंदर ये प्रोडक्ट हो रहे हो सारे के सारे और इनके बीच में सम आ रहा हो। तो वो कैसे करें, तो वो करने का देखो एक तरीका है, या इसको पूरा x मान लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो और फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। ठीक है, इसको x समझ के। ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे, पहले x इससे होगा तो आएगा x प्लस एक्स बार। ठीक है, ये वाला ही तो आता है बीच में x प्लस एक्स बार, और ये मल्टीप्लाई इधर आ जाता है, फिर हमें क्या आएगा x प्लस जेड। समझ रहे हो ना, x में इन दोनों को बोल रहा हूं, अब मैं खोल के लिख दूंगा, x को मैं जो बोला था x इंटू वाई प्लस एक्स बार इंटू x को क्या बोल रहा था मैं, x इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। ठीक है, अब देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, इसको मैं इस साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा। ठीक है, तो x बार प्लस x, ठीक है, और फिर हमें ये इंटू इधर आ जाएगा, x बार ये प्लस वाला इधर आएगा प्लस y। ठीक है, सिमिलरली मैं z के साथ लगा दूंगा, इंटू एक्स प्लस जेड इंटू इंटू ये वाला इधर और x प्लस जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई या फिर y प्लस जेड। ठीक है, तो ऐसे लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब इस फॉर्म को देखो, अब ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है, प्रोडक्ट्स हो रहे हैं सबके और सबके अलग अलग सम हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है, बिल्कुल है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर x पूरा आ रहा है, y पूरा आ रहा है, z पूरा आ रहा है हर के अंदर, तो वो देखूंगा। उससे पहले ये देखो, ये हो रहा है 1 प्लस 0, ठीक है, ये फिर 0 प्लस 1, फाइनली 1 ही आना है मेरे पास, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो
वही टर्म आ जाती है वापस। मैं इसको चाहे क्रॉस कर दूं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इन हर टर्म को मैं देखूंगा, हर में कुछ कम पड़ रहा है। इसकी बात करूं तो इसमें z कम पड़ रहा है, इसकी बात करूं तो इसमें y कम पड़ रहा है, इसकी बात करूं तो इसमें x कम पड़ रहा है। अब अपन तीनों को भरेंगे धीरे धीरे। कैसे भरेंगे वो देखो, एक एक को अपन काम करते हैं। पहले x बार प्लस वाई, इसके अंदर z नहीं है तो मैं z कैसे लाऊं? तो मैं z लाने का मेरे पास तरीका है, मैं प्लस यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, मतलब x बार है प्लस वाई है, ठीक है। इसमें इंटू करूंगा तो क्या मतलब है, केवल x ही टर्म है यहाँ पे, यही बढ़ेगी आगे। तो मैं प्लस में ऐड कर देता हूँ कुछ, क्या ऐड करूं? प्लस में मैं 0 ऐड कर सकता हूँ, 1 ऐड कर नहीं सकता, 1 तो अलग से ऐड हो जाएगा, फिर 0 ऐड कर सकता हूँ। और मैं 0 को z की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ z बार, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, है ना। चाहे ये 0 हो तो ये 1 होगा, तो मल्टीप्लाई होने पे 0 ही आएगा अपने पास, एक तो 0 होगा और 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं 0 को लिख सकता हूँ z प्लस जेड बार, तो मैं इसको लिख दूंगा x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है। अब मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, मतलब इस पूरे को मैं इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा? तो मेरे पास आ जाएगा x बार प्लस वाई ऐसा का ऐसा, ठीक है। x बार प्लस वाई ऐसा का ऐसा, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है ऐड, तो मैं इसके साथ ऐड लगाऊंगा प्लस जेड, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है तो बीच में करूंगा मल्टीप्लाई, और फिर जेड बार को भी इसके साथ लिख दूंगा, एक्स बार प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस जेड बार, ठीक है। अब सिमिलरली मैं इसके साथ कर दिया, अब इसके साथ करूंगा, x प्लस जेड दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस जेड प्लस वाई इंटू वाई बार, ठीक है। अब मैं वापस वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, तो लगाऊंगा तो x प्लस जेड ऐसा कैसा आ जाएगा, जेड मैं आखिरी में लूंगा ताकि पूरी इक्वेशन सही से लगे, ठीक है। प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, वाई प्लस जेड इंटू, इंटू क्यों, ये इंटू, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई बार, एक्स प्लस ये वाला वाई बार प्लस जेड, ठीक है। अब ये टर्म भी होगी, अब वाई प्लस जेड बची है आखिरी टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक्स बार, ठीक है। अब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब ये x बार को x बार प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब मेरा काम है इन सब की वैल्यूज लिखूं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बता रखा है कि जब भी आपको दिखे x y z, तीनों का मतलब होता है इस मैक्स टर्म के अंदर 0, और जब भी इनके बार दिखे x बार y बार z बार, तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो अब उस हिसाब से लिखते हैं, x बार दे रखा है, बार का मतलब 1, ठीक है। y 0 z 0, बार आ गया तो 1, नहीं आया तो 0, आ गया तो 1, नहीं आया तो 0, नहीं आया, बार नहीं आया तो 0, बार नहीं आया तो 0, ये बार ऊपर आता है, बार नहीं आया तो 0, आ गया तो 1, नहीं आया तो 0, नहीं आया तो 0, नहीं आया तो 0, नहीं आया तो 0, आ गया तो 1, नहीं आया तो 0, नहीं आया तो 0। अब इनकी डेसिमल वैल्यू लिख दो, ये कितना लिखा जा सकता है 4, ये कितना लिखा जा सकता है 5, ये 0, ये 2, ठीक है, ये 0 और ये 4, ठीक है। अब देखो कोई वैल्यू रिपीट थोड़ी हो रही है, देखो 4 कहीं रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है ये, तो इसको काट दो, ठीक है, एक ही बार आना चाहिए। अब अपन इसके अंदर देखें कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, अब अपन इसके अंदर देखें कौन कौन से रिपीट हो रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे f, और कितने टर्म है x y और z है तीनों, तो अपन x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल M, और इसके अंदर सारे लिख देंगे, 0 आ रहा है, ठीक है, कॉमा 2 आ रहा है, कॉमा 2 आ रहा है, ये देखो 0 वाला भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी काट देंगे, 0 2 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। अब अपन इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली करते हैं f x इंटू वाई इंटू जेड, और यहाँ पे अपन m की जगह ये यूज में ले लेते हैं पाई, तो 0 2 4 5, तो ये आपका था मैक्स टर्म का, ठीक है, ये आपका आंसर दे रखा है।
अब आपको क्या याद रखना है इसमें, ये टेबल याद रखनी है आपको, ठीक है, और आपको इसके बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए हल्की फुल्की जो मैं आपको बताया था, ठीक है। बस इसके अलावा आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है इसके अंदर। अब देखो गाइस, एक टॉपिक रह गया था, यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल नैंड गेट और यूनिवर्सल नॉर गेट। तो ये देखो ये क्या है, ये ही यूज होता है सर्किट्स के अंदर। मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉजिक सर्किट होता है एंड और नॉट, ठीक है, मेजरली ये होता है, ठीक है। और अब मैंने आपको नैंड गेट के बारे में बताया था, पर आपको क्या पता है, नैंड गेट से अपन और को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपन एंड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपन नॉट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीनों को अपन केवल एक सिंगल एंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक सिंगल और गेट से अपन तीनों एंड और नॉट तीनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यही मैक्सिमम टाइम्स सर्किट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है नैंड और नॉर गेट को। क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एम्पलीट्यूड रिस्टोर करके रखते हैं, और जबकि एंड और नॉट ये तीनों के तीनों नहीं करके रखते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल नैंड गेट के बारे में। तो इसके बारे में ये पढ़ते हैं अपन कि कैसे कैसे और को भी इंप्लीमेंट कर देता है, एंड को भी इंप्लीमेंट कर देता है, और नॉट को भी इंप्लीमेंट कर देता है अकेला, ठीक है। तो ये देखो ये तीन इसके सर्किट्स दे रखे हैं, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है ये नैंड गेट, यहां से ए ले रहा है, नीचे से भी ए ले रहा है, ठीक है। किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपन, नॉट गेट को, मतलब ए डाल रहे हैं तो उधर ए बार आना चाहिए, ठीक है। इधर से भी ए डाल रहे हैं, उधर से भी ए डाल रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता है एंड गेट के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, ए इंटू ए। फिर ये अपन लगा रखते हैं नॉट गेट में, इसको उल्टा कर, नंद गेट में इसको उल्टा करने के लिए, तो नैन गेट में अपन इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब अपन जानते हैं ए इंटू ए करो या बी इंटू बी करो या फिर बी प्लस बी करो, सी प्लस सी करो, अपने पास वही वैल्यू आती है, ठीक है। तो ए इंटू ए होता है, और ए के ऊपर लग गया बार, ठीक है, ए बार। इसको डी मॉर्गन्स लॉ से खोला पहले, डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे खोला, इसके अलग अलग ऊपर बार लगा दिया और इसको मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया, ठीक है। तो ए बार प्लस ए बार, और अब ए बार चाहे 5 बार आ जाए, इसको अपन एक सिंगल बार ए बार लिख सकते हैं, तो ए बार, ठीक है। तो अपनों ने इधर से ए डाला, उधर से अपने को ए बार निकल गया, ठीक है। ये अपन नैंड गेट से नॉट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं नैंड गेट से अपन एंड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड में क्या होता है, ए इंटू बी डालो, ए बी डालो, उधर की साइड ए इंटू बी आना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि देखो एक इसका आइडिया बताता हूं, ये क्या करता है नैंड गेट, एंड ही होता है, बस उसके ऊपर नॉट और लग जाता है, ठीक है। तो क्यों ना अपन ऐसे करें, नॉट लग जाता है, फिर से एंड गेट पास कर देता है कि ये नॉट से ऊपर बार काट जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो गई, जैसे यहां से अपन पास किए ए बी, ठीक है। तो ए इंटू बी हो जाएगा, बस ऊपर बार लग जाएगा, तो उस ए इंटू बी बार को वापस पास कर दो, तो उसके ऊपर एक और बार लगेगा और हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए इंटू बी, पहले मल्टीप्लाई ऊपर बार लगा, अब इस बार को ही तो हटाना है एंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वापस नैंड गेट लगा दो, फिर उसके बाद में एक और बार ऊपर बार हो जाएगा, तो ए इंटू बी बार, फिर एक और बार, जो कि वापस ए इंटू बी निकलेगा। ऐसे अपन एंड गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अपन और को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और को देखो यहाँ पे अपन ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप पहली बार एक बार नैंड गेट में ए पास करो दोनों तरफ, जैसे इसके अंदर किया था ना ए, तो आपने ए और इधर भी ए पास किया, ठीक है। ये क्या हुआ, वही ए इंटू ए, ऊपर बार अलग खोला और ए बार निकल के आ गया, तो वैसे इधर ए बार निकल के आ गया। इधर बी पास किया, तो बी इंटू बी ओवरऑल बार, वो केवल बी बार बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इधर से आ गया ए बार, इधर से आ गया बी बार, फिर दोनों को अपन नैंड गेट में पास कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर एक सीरीज में जा रहा था, इसके अंदर एक पैरेलली आ रहा है, पैरेलली भी कैसे, अलग से ए आ रहा है, अलग से बी आ रहा है, उसमें एक साथ ए बी आ रहा था, ठीक है। तो यहां से ए बार आया, यहां से बी बार आया, और यहां तक क्या पहुंच गया था इसके अंदर, ए इंटू बी का होल बार, यहाँ पे ए बार अलग आ रहा है, बी बार अलग आ रहा है, दोनों गए। अब ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, फिर नॉट की वजह से ऊपर एक और नॉट लग जाए, ये बार लग जाएगा, तो ए बार इंटू बी बार, फिर एक और बार, ठीक है। अब अपन इसको डी मॉर्गन्स लॉ से खोलेंगे, तो ए के ऊपर बार, फिर एक और बार, और ये मल्टीप्लाई का ऐड हो जाएगा, ए के ऊपर बार, एक और बार, फिर ये मल्टीप्लाई का ऐड हो गया, वैसे ही बी के ऊपर बार, फिर एक और बार, ठीक है। अब ए के ऊपर बार क्या होता है, ए प्लस बी के ऊपर बार और बार बी, तो ए प्लस बी इसका आंसर, जो कि अपने को और गेट में मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे तीनों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे बड़ी सार की थ्योरी दे रखी है, पर मैं आपको बोलूंगा आपको इतना ही याद रख। अब देखो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, पर मैं आपको बोलूंगा इसको इतना
ज्यादा वो मत लेना कि भाई पूरा मैं करूंगा, क्योंकि ये इतना काम नहीं आएगा। आपको बस वो पता होना चाहिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। पर फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा ऊपर ऊपर से क्या है ये एग्जांपल। ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए लॉजिक सर्किट फॉर बूलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू डी यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले एकदम सिंपल सर्किट बनाना है। सिंपल मतलब जैसा ये दे रखा है वैसा का वैसा अपन कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं। तो वैसे ही अपन यहाँ पे, एक सेकेंड, अब ये देखो ये अपने पास इक्वेशन दे रखी थी, इससे अपने को कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। तो ये दे रखा था a इंटू बी बार, तो यहाँ पे से a पास हुआ, यहाँ से b बार, और इंटू हो रहा है मतलब एंड गेट से पास कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंटू b बार, ठीक है। फिर दूसरे में दे रखा था c इंटू ए प्लस बी इंटू डी। तो पहले तो हमने b इंटू डी को खोलना है, एक एक को खोलते हैं। तो b और d को इंटू कर दिए एंड गेट से पास करके, b इंटू डी, ठीक है। फिर a के साथ उसको ऐड कर दिए, तो a यहाँ से पास किए और ये b इंटू डी, और इन दोनों को ऐड कर दिए इससे और गेट से, ठीक है। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन को a प्लस बी इंटू डी को c से मल्टीप्लाई करना, तो यहां से c पास किए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन को इसके साथ ऐड करना है, तो यहां से ये पास हुआ, यहां से ये पास हुआ, ठीक है। और ये दोनों जाके और गेट से ऐड हो गए और ये बन गया अपने पास। तो इसकी सर्किटरी अपने को पता लग गई है, ठीक है। अब इसको केवल नैंड गेट से अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो एंड है ना, इसको अपन नैंड में कैसे लिखते हैं, तो अपनों ने वो सीख लिया, सीरीज में अपन पास करेंगे ए बी को। तो बस इसी को आप कन्वर्ट करके, ये देखो ये जो एंड गेट बनाया, इसको आप नैंड गेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। आपने ये जो एंड गेट बनाया, इसको आप नीचे एंड गेट से रिप्रेजेंट, नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर दिए। आपने ये जो और बनाया उसको आप कैसे करते थे, पैरेलली करते थे, तो यहाँ से आप और का पैरेलली कर दिए। फिर ये अगला नैंड गेट दे रखा है, तो इसको आपने नीचे नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड दे रखा है। फिर आगे और दे रखा है, इस और को आप ऐसे कन्वर्ट कर दिए, मतलब लॉजिक नॉर्मल बनाओ। फिर उसके बाद में हर को आप नैंड के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो वो होता है नैंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सिंगल नैंड गेट से मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप हर टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल नैंड गेट यूज ले लो, मतलब इसका मतलब है दो नैंड गेट लग रखे हैं और एंड हो रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। हर को एक एक सिंगल में लिख लो। ये दूसरा एंड गेट था, इसको आप सिंगल में लिख लिए और टू लिख लिए, मतलब एंड यूज हो रहा है, और टू वाला जिसके अंदर एंड एंड को नैंड गेट बना हुआ है, तो इधर टू लिख लिए। फिर हमें ये और हो रहा था, इसको थ्री लिख लिए। ये एंड हो रहा था, इसको फोर, इसको फाइव, मतलब आप सिंगल में कन्वर्ट कर लिए। तो मेजर तो इसके अंदर यही ऑपरेशन है कि आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें, आपको इतना लेना देना नहीं है। आप तो बस ये देख लो कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देख लो अगर आपको करना है तो। बाकी मैं तो ये बोलूंगा इतना कोई वो नहीं है, ऊपर से आप देख लो बस इस क्वेश्चन को। अब अपन चलते हैं आगे यूनिवर्सल नॉर गेट के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल नॉर गेट मतलब नॉर गेट से भी अपन सबको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड को, और को, नॉट को, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हो। तो वो देखो, नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए वही एंड जैसे सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। यहां से अपन ए पास करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ए पास किए, ए प्लस ए, तो अपन जानते हैं प्लस होता है, ऊपर बार आ जाएगा, इसका मतलब बार आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ से खुल जाएगा, ए बार और ए प्लस हो जाएगा इनटू ए बार, ठीक है। ए बार इंटू ए बार ही होता है, ठीक है। कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वही आएगा, ठीक है। वैसे ही और गेट के कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो उसके अंदर एंड गेट था, नैंड गेट था, तो एंड के लिए फायदा था। ये नॉर गेट है तो और के लिए फायदा है, मतलब आराम से बन जाएगा। फायदा तो क्या है, आराम से बन जाएगा। तो इसके अंदर अपन जानते हैं कि a प्लस बी होना है, पर ये बार लगा देते हैं, तो दो बार रिपीट कर दो। रिपीट करने से क्या होगा, वो बार हट जाएगा। तो a प्लस बी का होल बार, ठीक है। a प्लस बी का होल बार। फिर एक और बार अपनों ने इसको और गेट से पास करा है, और गेट से पास करने के बाद a प्लस बी का बार, फिर एक और बार, और दो बार बार आती वो वही टर्म वापस आ जाती है, तो a प्लस बी। तो ऐसे अपन और में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड की बात करें तो और नॉट से एंड कैसे रिप्रेजेंट करें, अकेला a इधर से पास करो, ठीक है। तो a प्लस ए बार, मतलब a यहां से भी a पास हो रहा है, तो a प्लस ए का होल बार, जो कि a बार ही होता है। डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, खुलेगा और हो जाएगा, ठीक है। b पास किए, तो b प्लस बी का होल बार, b बार। यहां से आया a बार, यहां से आया b बार, एक और बार नॉर गेट बनाओ, तो a बार प्लस b बार का होल बार, a बार प्लस b बार का होल बार। कैसे होगा, डी मॉर्गन्स लॉ से खुल जाएगा, दोनों तरफ बार आ जाएगा, और बार का मतलब वही वैल्यू होती है, और ये प्लस मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो a इंटू बी एंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अपन इसका अगर क्वेश्चन देखें तो इसका क्वेश्चन भी वैसे ही होगा।
यहाँ पे दे रखा है कंस्ट्रक्ट ए लॉजिक सर्किट यूजिंग नैंड गेट नॉर गेट। अब देखो अपने पास ये दे रखा है, इस इक्वेशन को आप नैंड गेट में कन्वर्ट करो केवल। ठीक है, तो पहले अपन नॉर्मल सर्किट बनाएंगे। ये दे रखा है a इंटू बी बार, तो यहां से a इंटू बी बार प्लस c इंटू ए प्लस बी इंटू डी बार, तो वही अपने पास दे रखा है लगभग कि b इंटू डी, ये बी डी बार b इंटू डी गया, फिर हमें इसको a के साथ ऐड कर रखा है, तो a के साथ और गेट पास करेंगे तो a प्लस बी इंटू डी। ठीक है, फिर c के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, c गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म आ गई। ठीक है, फिर इसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने बताया है, हर टर्म को नॉर गेट में कन्वर्ट कर दो। एंड है, एंड को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, एंड है, एंड को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और है, और को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एंड है तो एंड को अपन ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हमें आखिरी में और एंड आ रहा है, यहाँ पे और आ रहा है तो यहाँ पे भी और आ रहा है। ठीक है, मतलब सारे समझ गए, ये एंड और। ठीक है, इन सबको नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हर पे एक नाम लिख दिए, 1 2 3 सब पे नाम लिख दिए। ठीक है, और फिर उनको एक सिंगल नॉर गेट से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस यही है एंड गेट नॉर गेट। आपको क्या याद रखना है, यूनिवर्सल नैंड गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिवर्सल नॉर गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे ही लगभग सारे सर्किट बनते हैं, लेकिन लगभग क्यों, क्योंकि ये आखिरी लाइन पढ़ो, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। नैंड और नॉर गेट्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर टू एंड और गेट्स बिकॉज दे सप्लाई आउटपुट मेंटेनिंग द सिग्नल वैल्यू विदाउट लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड। ये क्या करती है, बिना एम्पलीट्यूड को लॉस करे लगातार सिग्नल्स को पास करती रहती है, जबकि एंड और के अंदर क्या होता है, सिग्नल रिस्टोरेशन करना पड़ता है बार बार। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए ये सुपीरियर है और इनको यूज किया जाता है। मतलब सर्किट्स के अंदर ये जो दे रखे हैं ना, ये वाले, ये ज्यादा यूज होते हैं इनके कंपेयर में। ठीक है, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, ये उनसे सस्ते पड़ते हैं और ज्यादा काम के होते हैं। ठीक है, इसलिए यूज किए जाते हैं। तो आज के लिए मैं बस इतना ही पढ़ूंगा, अब अगला इसका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।